हेलो फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम में आज हम गुप्त साम्राज्य के बाद हम गुप्तोत्तर साम्राज्य की बात करेंगे, जिसके अंदर पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन वंश भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में दो गुप्तोत्तर काल में पुष्यभूति वंश आता है, जिसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर में स्थापित की। इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर में स्थापित की। थानेश्वर हरियाणा में है। पुष्यभूति वंश इतना फेमस क्यों हुआ? यह वंश पूर्णों से हुए संघर्ष के कारण फेमस हुआ। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। और प्रभाकर वर्धन कौन से नंबर के शासक थे? प्रभाकर नंबर पुष्यभूति वंश के चौथे नंबर के शासक थे, जिनकी पत्नी का नाम यशोमती था। तो प्रभाकर वर्धन के कितने संतान थी? प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री, जिसमें राज्यवर्धन बड़ा पुत्र था और हर्षवर्धन छोटा पुत्र था। और प्रभाकर वर्मन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी जो यशोदा थी, उन्होंने चिता में कूदकर आत्मदाह कर ली। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन ने साम्राज्य को संभाला। तो राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हुआ। ग्रहवर्मन कन्नौज के राजा थे। तो जो राजा शशांक थे, उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त के साथ मिलकर कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। तो ग्रहवर्मन की हत्या किसने की? देवगुप्त ने की, जो कि मालवा के राजा थे, और ग्रहवर्मन कन्नौज के राजा थे। और देवगुप्त की हत्या फिर बाद में किसने की? राज्यवर्धन ने की। मालवा अभियान से लौटते समय रास्ते में घोर नरेश शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठते हैं। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और लगभग 647 ईस्वी तक शासन किया था। तो हर्षवर्धन ने लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से शिफ्ट करके कन्नौज में स्थापित की। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए थे। हेंगशांग भारत आए थे। और हर्षवर्धन ने चीनी यात्री हेंगशांग के सम्मान में कन्नौज सभा आयोजित की थी। तो कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की थी? हेंगशांग के सम्मान में। हर्षवर्धन ने कौन-कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक, परम भट्टारक और दूसरी उत्तरापद स्वामी। दो उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी, परम भट्टारक और उत्तरापद स्वामी। सतलोकतर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने धारण की थी। किससे पता चलता है? चालुक्य अभिलेख से। अशोक वर्धन ने सतलोकतर पथनाथ की उपाधि भी धारण की थी, चालुक्य अभिलेख के अनुसार। और हर्ष के समय जो भूमि कर था, वह कृषि उत्पादन का लगभग 1/6वां भाग वसूला जाता था। जो भूमि कर था, भूमि कर, वह कृषि उत्पादन का लगभग 1/6 भाग वसूला जाता था। अच्छा, हर्षवर्धन की कुछ रचनाएं भी थी। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, यह हर्षवर्धन की रचनाएं थी। जबकि बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, जिनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? हर्षचरित्र और कादम्बरी। ध्यान रखना, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना थी, और हर्षवर्धन की रत्नावली व नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की थी। नर्मदा नदी का युद्ध। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हराया था। यह हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। हर्ष के शासनकाल में नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर हेंगशांग भी अध्ययन करने आया था। वहाँ पर हेंगशांग भी पढ़ने आया था। अब हम हर्षवर्धन के बारे में कुछ रिवीजन वापस से करते हैं। हर्ष हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 606 ईसा पूर्व से 646 ईसा पूर्व तक। 41 साल तक हर्षवर्धन ने पुष्यभूति वंश पर राज किया। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर।
और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में शिफ्ट कर ली, जो हमने अभी पढ़ा। चीनी यात्री हेंगशांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आए, और हर्षवर्धन शुरू में शिव का उपासक था, शिव पूजा करता था, शैव धर्म हर्षवर्धन ने अपनाया था। फिर बाद में पूर्णतः खुद को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो हर्षवर्धन पहले शिव का उपासक था, फिर बाद में बौद्ध बन गया था। सैन्य अभियान और नर्मदा नदी का युद्ध। जैसे कि हम भारत का चित्र देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ इंडिया को नर्मदा नदी द्वारा अलग किया जाता है। नर्मदा नदी के युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पुलकेशिन टू और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था। यह कन्नौज में हुआ था। 618 से 619 ईस्वी में हुआ था। इसमें पुलकेशिन टू, जो कि चालुक्य वंश के सम्राट थे दक्षिणी भारत में, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और यह युद्ध क्यों हुआ था? दक्षिणी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए हर्षवर्धन बढ़ रहे थे, तो पुलकेशिन टू, जो चाणक्य वंश के सम्राट थे, उन्होंने हर्षवर्धन से युद्ध किया और युद्ध में हर्षवर्धन को हराया। बाणभट्ट ने कौन सी रचनाएं की? बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित्र हर्ष की जीवनी के बारे में है। और हर्षवर्धन ने कौन सी रचनाएं की? हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ये 3 रचनाएं हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन ने मगध मगध राज की उपाधि भी धारण की थी। तो हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि भी धारण की थी। और हमने 3 उपाधि जो ऊपर पढ़े थे वो कौन कौन सी थी? पहली थी सकलोतरपथनाथ, सकलोतरपथनाथ, यह उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी चालुक्य अभिलेख के अनुसार। और 2 उपाधि और जो हर्षवर्धन ने धारण की थी वह कौन कौन सी थी? परम भट्टारक, परम भट्टारक। और एक और थी, वो कौन सी थी? उत्तरापद स्वामी, उत्तरापद स्वामी। तो हर्षवर्धन की 3 उपाधि है तो ये थी। और चौथी थी मगध राज की उपाधि, मगध राज की उपाधि भी हर्षवर्धन ने धारण की थी। चीनी यात्री में अपनी वृत्तांत सीयू की, चीनी यात्री हैंगशियांग थी, उनकी वृत्तांत का नाम था सीयू की। उसमें हर्षवर्धन के काल के बारे में बताया गया था। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हैंगशियांग के सम्मान में हुई थी। और हर्षवर्धन के समय प्रयाग में प्रति 5 साल में एक धार्मिक सभा आयोजित होती थी, उसका नाम था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद 5 साल में एक बार होती थी। अब हम हर्षकालीन कर व्यवस्था को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है भूमि कर। भूमि कर को भाग कर भी कहते हैं। भाग कर, यह कितना होता था? यह कुल उपज का 1/6 भाग होता था। कुल कृषि उत्पादन का 1/6 भाग कर होता था, जिसे भूमि कर कहा जाता है। नगद कर, नगद कर का दूसरा नाम था हिरण्य। उस टाइम पर हिरण्य को नगद कर कहते थे। नगदी यानी कि गोल्ड और कैश, इन पर दिया जाने वाला कर को नगद कर कहते थे। फिर आता था बलि कर, जिसको बाली नाम दिया गया। यह धार्मिक और अन्य विशेष कर को बाली कर कहते थे। तो धार्मिक कर बाली कर में आता था, हिरण्य कर नगद कर पे आता था, और भाग कर जमीन कर यानी कि कुल कृषि उत्पादन का 1/6 भाग को भाग कर कहते थे, भूमि कर कहते थे। हर्षवर्धन के बाद वर्धन वंश में कोई शक्तिशाली शासक ना रहने की वजह से वर्धन साम्राज्य का पतन हुआ। और हर्ष की मृत्यु के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष कहाँ पर हुआ था? कन्नौज में। कन्नौज में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो ये 3 वंश के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। हमने राष्ट्रकूट वंश को दक्षिणी दक्षिणी भारत के राजवंश के अंदर पढ़ा हुआ है। हम इसमें पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट फर्स्ट थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। फिर उनके उत्तराधिकारी वत्सराज हुए, जिन्होंने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। फिर वत्सराज के उत्तराधीन नागभट्ट सेकंड हुए, जिन्होंने चक्रायुद्ध को
अरागर कन्नौज में राजधानी स्थापित की। नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को भी हराया और गोविंद थ्री जो राष्ट्रकूट नरेश थे उनको भी हराया। और प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा के नाम क्या था? मिहिर भोज था। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में ही भारत आया था। सुलेमान सुलेमान जो अरबी यात्री थे वह मिहिर भोज के शासनकाल में ही भारत आया था। राजशेखर द्वारा लिखी गई दो कृतियां कौन कौन सी थी? काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी राजशेखर ने लिखी थी। फिर आता है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। इन्होंने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। ये गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ओदंतपुरी में गोपाल ने मठ का निर्माण भी करवाया था। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ओदंतपुरम में मठ का निर्माण करवाया था। सोडल कवि ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा। सोडल कवि ने धर्मपाल को क्या कहा? उत्तरापद स्वामी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया? धर्मपाल ने बनवाया। धर्मपाल के उत्तराधिकारी कौन थे? देवपाल। देवपाल भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे सुलेमान के अनुसार। सुलेमान के अनुसार देवपाल भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। अरबी यात्री सुलेमान था, वह किसके काल में भारत आया था? वह मिहिर भोज के काल में भारत आया था। अब हम कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारियां पढ़ते हैं, जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना था, जो हर्षवर्धन के बाद शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बन गया था। हर्ष और यह त्रिपक्षीय संघर्ष 200 वर्ष तक चला था। 200 वर्ष तक चले इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों को स्थायी रूप से सफलता मिली। तो इसमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको सफलता मिली और उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। राष्ट्रकूटों ने इस संघर्ष में दक्षिणी भारत के एकमात्र राजवंश के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव और गोविंद थ्री ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया सफलतापूर्वक। तो इस तरीके से हमने आज वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश के बारे में पढ़ा। इस तरीके से इस तरीके से आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एसएससी, बैंक और रेगुलेटरी बॉडी से जुड़े हुए सारे नोट्स और सारा सिलेबस आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगा। तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।